हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, यानी कि जब खिलजी वंश का शासन था, जब तुगलक वंश का शासन था, तो उसके अंतर्गत किस तरह से प्रशासन हुआ करता था, यानी कि वो पूरे साम्राज्य को किस तरह से चलाते थे। इसे हम नज़दीक से एक नज़र में इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ लिखा है, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली सल्तनत कैसा साम्राज्य था? दिल्ली सल्तनत बहुत ही ज़्यादा बड़ा साम्राज्य था और उसके समेकन के लिए, यानी कि उसको स्थिर बनाए रखने के लिए, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली सल्तनत चूंकि विशाल साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो जो बादशाह थे उनको किस तरह का सूबेदार और प्रशासक की जरूरत थी? उन्हें विश्वसनीय सूबेदारों, यानी कि ऐसे सूबेदार जिन पर यकीन किया जा सके, ऐसे प्रशासकों की जरूरत थी। सूबेदारों का मतलब होता है, सूबेदार मीन सैनिकों का अफसर। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। यहाँ लिखा है कि दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन थे? दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे इल्तुतमिश। उन्होंने सामंतों और जमींदारों की जगह पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना ज़्यादा वो पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि वो सामंतों और जमींदारों से ज़्यादा वो अपने विशेष गुलामों पर ज़्यादा यकीन करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता है। और इन्हें क्यों खरीदा जाता था? इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ऐसा नहीं है कि गुलामों को सिर्फ नियुक्त किया जाता था, बल्कि नियुक्ति से पहले उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जो इम्पोर्टेंट राजनीतिक पद होते थे, जो पोस्ट होते थे, उन पर काम करने के लिए गुलामों को प्रशिक्षित किया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। क्योंकि वो जो गुलाम होते थे वो पूरी तरह से बादशाह पर डिपेंड होते थे, अपने मालिक पर डिपेंड होते थे, इसलिए सुल्तान भी यकीन करके उन पर डिपेंड हो सकते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटों से बढ़कर गुलाम। यहाँ लिखा है, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। उस वक्त सुल्तान गुलाम रखा करते थे और इसीलिए सुल्तानों को ये मशवरा दिया जाता था, ये सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा है और आगे बढ़ाया है, उन गुलामों की हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जब किस्मत अच्छी होती है तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही अच्छे और अनुभवी गुलाम मिलते हैं, जो ज़िंदगी भर अपने मालिकों का अच्छा सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। बुद्धिमान क्या कहते हैं? बुद्धिमानों का, यानी कि जो समझदार है, उनका ये कहना है कि जो योग्य और अनुभवी गुलाम होता है, ऐसा गुलाम जो समझदार होता है, वो बेटे से भी बढ़कर होता है, क्योंकि वो जो गुलाम होता है वो अपने मालिक के लिए वफादार होता है और हमेशा उसके लिए काम करता रहता है और हमेशा ही अपने मालिक का अच्छा सोचता है। आगे लिखा है, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगां का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। खिलजी वंश के बादशाह, तुगलक वंश के बादशाह वो बंदगां का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। और खिलजी वंश के जो बादशाह थे और तुगलक वंश के जो बादशाह थे, उन बादशाहों के ऊपर जो वर्ग डिपेंड थे, उन लोगों को भी बादशाहों ने ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे और ऐसे लोग जो बादशाह के ऊपर डिपेंड होते थे, उनके भरोसे होते थे। राजा क्या करते थे, बादशाह क्या करते थे, उनको भी अपने साम्राज्य में राजनीतिक पदों पर, ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसा पोस्ट दिया जाता था। कुछ लोगों को सेनापति बनाया जाता था, कुछ लोगों को सूबेदार बनाया जाता है था, यानी कि जो सेना में जो हेड होते थे उनके भी हेड बना दिए जाते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो पैदा होने लगी, यानी कि ये किसी को पसंद नहीं आता था, क्योंकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था।
इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। जो गुलाम होते थे, जो आश्रित होते थे, यानी कि जो बादशाहों के ऊपर डिपेंड रहा करते थे, वो अपने मालिकों यानी कि अपने बादशाह और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, लेकिन बादशाहों के उत्तराधिकारियों के प्रति वो वफादार नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि गुलाम अपने मालिकों के गुलाम हुआ करते थे, उनके उत्तराधिकारियों के गुलाम नहीं हुआ करते थे। तो जिस बादशाह के वो गुलाम हुआ करते थे, वो अपने सिर्फ मालिक संरक्षक बादशाह के ही वफादार हुआ करते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार नहीं थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, जो बादशाह हुआ करते थे, जो सुल्तान हुआ करते थे, उनके अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। यानी कि जो बादशाह सिंहासन पर बैठते थे, उनके अपने नौकर हुआ करते थे, उनके अपने गुलाम हुआ करते थे। इसलिए जैसे ही गद्दी पर कोई दूसरा शासक बैठता था, कोई दूसरा बादशाह बनता था, तो उनके बीच नए जो बादशाह हुआ करते थे, उनके अपने गुलाम होते थे, उनके अपने नौकर होते थे, लेकिन जो पुराने बादशाह होते थे, उनके भी अपने गुलाम और नौकर हुआ करते थे। इस तरह से पुराने गुलाम और नौकर और नए गुलाम और नौकर और पुराने सरदार और नए सरदार के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। यह लिखा है कि सुल्तान हमेशा सबको इक्वल नज़र से देखते थे, इसलिए वो निचले तबके के लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा कि वे ऊंचे तबके के लोग हुआ करते थे। सुल्तान निचले तबके के लोगों को भी संरक्षण देते थे, उनको भी उच्च पद देते थे, इसलिए उच्च वर्ग के जो लोग होते थे उनको गहरा धक्का लगता था। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि बादशाह उनको वैल्यू ना देकर, उनको उच्च पद ना देकर, वो जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गुलाम हैं, उनको ऊंचा पद दे रहे हैं। फारसी तवारीख के जो लेखक थे, उन्होंने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान निचले तबके के जो लोग होते थे, निचले खानदान के जो लोग होते थे, उनको भी ऊंचा पद दिया करते थे। इसलिए फारसी तवारीख के जो लेखक थे, निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी करते थे, उनको बुरा भी बोलते थे। यहाँ पर निचले खानदान किसे कहा गया है? इस्लाम में ऊंच नीच नहीं होती, जात पात नहीं होती है, उनमें खानदान होता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। निचला खानदान क्यों? क्योंकि निचले खानदान में ये होता है कि वो गरीब होते हैं, उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं होता है और ज़्यादा वो शिक्षित नहीं होते थे। तो इस तरह के जो खानदान होते थे उनको निचला खानदान कहा जाता था। चूँकि ऐसे खानदानों को भी ऊँचा पद सुल्तानों के ज़रिए दिया जाता था, लेकिन ऊँचे पदों में उन्हें नियुक्त करने से पहले उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। यहाँ लिखा है कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, वो निचले खानदान के लोगों को भी ऊंचा पोस्ट दिया करते थे, लेकिन जो फारसी की तवारीख थे दिल्ली के सुल्तानों की, इसके लिए आलोचना भी करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, यानी कि जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने जिस तरह के अधिकारी अपने दरबार में नियुक्त किए थे, उन सभी के बारे में यहाँ लिखा है कि किस तरह से उन्होंने निचले खानदान के लोगों को भी ऊंचा पद उन्होंने दिया था। यहाँ लिखा है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ हुमान नामक कलाल जो कि शराब बनाते थे और बेचते थे, फिरोज़ हज़ाम नामक नाई जो कि बाल बनाने का काम करते थे, मनका तब्बाख नामक बावर्ची जो कि खाना बनाने का काम करते थे, और लड्ढा तथा पीरा नाम के माली जो कि बगीचों में काम किया करते थे, उनको भी ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। इससे ये साबित होता है कि जो सुल्तान उस वक्त के थे, वो सुल्तान बहुत ही ज़्यादा उदार थे, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थे। वो किसी भी लोगों में ऊंच नीच नहीं देखते थे, वो सबको इक्वल तरीके से मानते थे। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान की राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। यहाँ लिखा है कि 14वीं शताब्दी के बीच में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था ज़ियाउद्दीन बनी। उन्होंने इन सारी नियुक्तियों को, क्योंकि सुल्तानों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचा पद दिया था, तो जिस तरह से उन्होंने निचले खानदान के लोगों को नियुक्त किया था, इस तरह से उनकी नियुक्तियों का जो उल्लेख है वो सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश के रूप में उन्होंने बताया है। किसने? इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बनी ने। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सुल्तान ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचा पद दिया है, इससे राजा की, यानी कि जो सुल्तान की राजनीतिक विवेक है वो ख़त्म हो गई है, उनका नाश हो गया है, और उनके जो शासन करने की क्षमता है वो नाश हो गई है, उनमें शासन करने की ताकत नहीं है। इस तरह के उदाहरणों के रूप में किया है। ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था कि जो निचला खानदान के लोग होते हैं उन्हें ऊंचा पद नहीं दिया जाना चाहिए। जो ऊंचे खानदान के लोग होते हैं, जो ट्रेनिंग जो ले चुके होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास संसाधन होता है, जो अमीर
होते हैं उनको ही ऊंचा पद दिया जाना चाहिए, लेकिन जो निचला काम करते हैं, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो नीचे ख़ानदान के होते हैं, जो ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, जिनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं होता, उनको ऐसा ऊंचा पद नहीं देना चाहिए। इसीलिए इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान के इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश के रूप में कहा है और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। क्योंकि ऑब्वियसली जब ऊंचे ख़ानदान के जो लोग होते थे वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि निचले ख़ानदान के लोगों को ऊंचा पद दिया जाना चाहिए। जो ऊंचे ख़ानदान के लोग होते थे वो हमेशा ये सोचते थे कि वो सबसे ऊंचे हैं, ऊंचे ख़ानदान के हैं और ऊंचा पद उन्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन सुल्तानों ने क्या किया, सुल्तान हमेशा इक्वल नज़र से सभी को देखते थे। जो कोई भी निचले ख़ानदान का होता था, जो पढ़ा लिखा नहीं होता था, संसाधन जिनके पास नहीं होती थी, उनको भी ट्रेनिंग देकर ऊंचे पदों पर वो नियुक्ति किया करते थे। आगे लिखा है, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। जिस तरह से पहले के सुल्तानों ने अपने सूबेदारों को नियुक्त किया था, उसी तरह से खिलजी वंश और तुगलक वंश के जो बादशाह थे उन्होंने भी सेना नायकों को, यानी कि जो सेना के अधिकारी होते थे, उनको अलग अलग आकार के अलग अलग इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और ये जो इलाके हुआ करते थे वो इलाके क्या कहलाते थे, इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। एक इलाके को इक्ता कहा जाता था और इसके जो काम होते थे, जो सेना के लिए जो काम होते थे, उनको संभालने वाला जो अधिकारी होता था उनको इक़्तिदार या मुफ्ती कहा जाता था। मुफ्ती का फ़र्ज़ था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुफ्ती का क्या फ़र्ज़ था, मुफ्ती का फ़र्ज़ ये था, मुफ्ती का काम ये था जो कि कंपलसरी था, उसका काम ये था कि वो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करे, यानी कि जिस तरह से सैनिक कहीं अगर युद्ध करने जा रहे हैं तो उसका नेतृत्व करना और अपने इक्तों में यानी कि अपने इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। जो भी इक़्तिदार होते थे, मुफ्ती होते थे, चूँकि वो सैनिक सेवा देते थे, इसके बदले वेतन के रूप में मुफ्ती क्या लेते थे, मुफ्ती जिस इलाके में वो काम किया करते थे, जिस इलाके में वो इक़्तिदार थे, मुफ्ती थे, अब उसी इलाके से वो टैक्स वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे और जो भी टैक्स उन्हें मिलता था उनसे वो खुद भी वेतन रखते थे और सैनिकों को भी उसी से वो तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक ही जगह पर कोई मुफ्ती है और वो उस इलाके की देखभाल कर रहा है, वहाँ से टैक्स ले रहा है, तो ये भी हो सकता था कि वो बादशाह के अगेंस्ट चला जाए। लेकिन उन पर काबू रखने के लिए एक प्रभावी तरीका था। वो क्या था, ऐसे मुफ्ती लोगों पर काबू रखने के लिए बादशाह क्या करते थे, उनका जो पोस्ट था वो वंश परंपरा से नहीं चलाते थे। मीन्स कि जो मुफ्ती हुआ करते थे फिर उनका उत्तराधिकारी मुफ्ती नहीं बनता था, उनका बेटा मुफ्ती नहीं बनता था, बल्कि अलग अलग जो लोग हुआ करते थे उनको मुफ्ती बनाया जाता था। इसके अलावा कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही किसी इलाके में मुफ्ती होता था और फिर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था किसी दूसरे इलाके में, फिर उसको मुफ्ती बना दिया जाता था। इस तरह से जो मुफ्ती हुआ करते थे उन पर बादशाह सुल्तान काबू रखा करते थे। यहाँ एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए गए। जब खिलजी और तुगलक बादशाहों का शासन था उस समय खराज यानी उस काल में खराज टैक्स भी लगाया जाता था। खराज टैक्स कृषि टैक्स को कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई टैक्स लगाए गए थे, जैसे कि खुम्स, युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर। खुम्स क्या होता था, ऐसा टैक्स होता था जो युद्ध में लूटे गए जो माल होती थी उन पर टैक्स लगता था। इस धन का 1/5 सुल्तान का होता था और 4/5 सैनिकों का होता था। नेक्स्ट कर है जक़ात। जक़ात क्या होता है, यह एक धार्मिक कर था, यानी कि धार्मिक टैक्स था जो मुस्लिमों की आय का 2.5% या 1/40 भाग था। यानी कि ये जो जक़ात कर था वो धार्मिक कर था जो कि मुस्लिम जितना कमाते थे उनकी इनकम का 2.5% जक़ात के रूप में देना था या फिर 1/40 भाग देना था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। यानी कि लोकप्रिय मत के अनुसार इसकी जो शुरुआत थी, जो जक़ात की शुरुआत थी, वो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किया गया था। उनके अकॉर्डिंग जो भी जो भी इंसान कमाता है वो अपने इनकम का 2.5% वो टैक्स के रूप में दे। इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और ये सभी मुस्लिमों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था कि सभी मुस्लिम जितना कमाते हैं उसमें से वो 2.5
2.5% ज़कात दे, जिसे अच्छे कामों के लिए लगाया जाता था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% ज़कात वसूला जाता था। सल्तनत और मुगल शासनकाल में व्यापारियों से आयात और निर्यात पर, यानी कि कोई भी सामान जब वो खरीदते थे या फिर कोई भी सामान का जब वो निर्यात करते थे, जब बेचते थे एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाते थे, या फिर किसी सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते थे, तो इस तरह से उन पर भी 2.5% ज़कात वसूला जाता था। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है जजिया। ये किस तरह का कर है? ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे उनसे ये टैक्स लिया जाता था, जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। और ये जो टैक्स था उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था, मीन्स कि ये बताता था कि वो एक जिम्मेदार नागरिक है और वो टैक्स देते हैं। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी, यानी कि सल्तनत काल में ये जो जजिया कर थी उसकी वसूली किसके साथ की जाती थी? उसकी वसूली खराज टैक्स के साथ की जाती थी। किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने किया क्या? जो जजिया कर था, जो जजिया टैक्स था, उन्होंने जजिया टैक्स को एक अलग कर के रूप में, अलग टैक्स के रूप में संग्रहित किया। यह लिखा है, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। सुल्तान क्या करते थे? अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। ऑब्वियसली वो दूसरे इलाकों को जीतते थे। यहाँ लिखा है कि जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी जब अपने कब्जे में ले आते थे, जब उनको अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों, यानी उस इलाके के जो स्वामी होते थे, भूमि के स्वामी होते थे, सामंत होते थे और जो अमीर जमींदार हुआ करते थे, उनको भी अपने सत्ता के आगे झुकने को मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। और जो सुल्तान हुआ करते थे, क्यों स्वामी सामंतों, यानी भूमि के स्वामी या सामंतों और जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर देते थे? क्योंकि वो जो इलाका था किसके अंडर में आ गया था? वो इलाका जब सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता था तो वो भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो भू राजस्व का निर्धारण था, यानी कि जमीन से रिलेटेड जो राजस्व का निर्धारण था और उसके जो टैक्स वसूली का जो काम था, उस काम को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। यानी कि अब जो भू राजस्व का जो निर्धारण है और जो टैक्स वसूली का काम है, वो कौन देखने लगा? वो बादशाह देखने लगे, बादशाह के अधिकारी देखने लगे। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। यहाँ लिखा है कि वहाँ के, यानी कि जिस इलाके को बादशाह जीतते थे, उस इलाके के जो सामंत हुआ करते थे, उनको टैक्स लगाने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि पहले क्या था कि जो स्थानीय सामंत होते थे वही टैक्स वसूलते थे, लेकिन जैसे ही उस इलाके पर बादशाह का अधिकार हो जाता था, वो क्या करते थे कि सामंतों से ये टैक्स वसूलने का, टैक्स लगाने का अधिकार उन्होंने छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। और बल्कि सुल्तानों ने ये कहा कि चूंकि ये क्षेत्र अब सुल्तान के अधिकार में है, सुल्तान ने इस क्षेत्र को जीत लिया है, इसीलिए सामंतों को कर लगाने का अधिकार नहीं है और उन्हें खुद टैक्स चुकाना होगा। यानी कि सामंत और बड़े बड़े ज़मींदार किसको टैक्स देंगे? सुल्तान को टैक्स देंगे। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। जो सुल्तान के प्रशासक होते थे, सुल्तान के अंडर जो अधिकारी थे, जो काम करते थे, जो पूरे साम्राज्य को चलाने का काम करते थे, ऐसे बहुत सारे प्रशासक हुआ करते थे जो बादशाह के अंदर काम करते थे। ऐसे जो प्रशासक हुआ करते थे वो ज़मीन की पैमाइश उन्होंने की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा, कितनी दूर तक कितनी ज़मीन है और उस पर जो टैक्स है वो किस तरह से लगाया जाएगा, टैक्स किस तरह से वसूला जाएगा, इस तरह के हिसाब उन्होंने बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और ज़मींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। कुछ पुराने जो सामंत थे और ज़मींदार थे, वो राजस्व के निर्धारण के लिए और टैक्स वसूली के लिए अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे, यानी कि बादशाह के अंदर काम करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। उस समय कितने तरह के कर थे? उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन से कर थे? कृषि कर पर कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, यानी कि जो भी किसान उपजाते थे उसका आधा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। मवेशी पर तथा घरों पर। यह याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। और ये याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ लिखा है, चूँकि ये जो उपमहाद्वीप था इसमें
काफ़ी बड़े हिस्से पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार नहीं था, कुछ क्षेत्रों पर सुल्तानों का अधिकार था। दिल्ली से बंगाल जैसे जो सुदूर प्रांत थे, इनका नियंत्रण कठिन था, इनके ऊपर कंट्रोल कठिन था। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। और जब दक्षिण भारत की विजय हुई थी, इसके तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र यानी जो बंगाल जैसे सुदूर प्रांत क्षेत्र थे, वो फिर से स्वतंत्र हो गए थे। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे। यह लिखा है कि यहाँ तक कि गंगा के जो मैदानी इलाके थे, उनमें भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं, यानी कि जिनको अपने अधिकार में लेने में सुल्तान की जो सेनाएं थी वो अक्षम थीं, यानी कि वो उस पर अधिकार नहीं उन्होंने किया था। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। जो वहाँ के सरदार थे, उन्होंने इस तरह के क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। जो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह थे और मोहम्मद तुगलक बादशाह थे, उन्होंने ऐसे इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो उन्होंने लिया था और जोर ज़बरदस्ती वो अधिकार जमा लेते थे, लेकिन उनका वो अधिकार जो था कुछ ही समय तक रह पाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। यहाँ पर लिखा है कि अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए थे, जिनका नाम था इब्न बतूता। वो एक यात्री थे। उन्होंने ये बताया कि जो सरदार हुआ करते थे, वो कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी वो बांस के झुरमुटों में रहा करते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। भारत में जो पोला होता है वो नहीं होता। जो बांस होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, बल्कि बांस इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। इब्न बतूता ने क्या बताया कि इस तरह के जो बांस होते थे वो आपस में इस तरह से गुथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वो कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इब्न बतूता ने यह बताया कि सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं और ये जो बांस की दीवारें होती थी, इनके घेरे में ही सरदारों के मवेशी यानी जानवर और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, और इसी के अंदर पानी भी उपलब्ध रहता है, यानी कि वो पानी कहाँ से आता था, वो पानी वर्षा से आती थी और वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता था। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता और इसलिए उन्हें ताकतवर बलशाली यानी जो ताकतवर सेना है उनके बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। ये जो सेनाएं होती हैं वो जंगल में घुसकर खास तौर से बांसों को काटने के लिए जो औजार बनाए जाते थे, उन औजारों से बांसों को काट डालती हैं। यानी कि इस तरह के जो जंगल हुआ करते थे उन पर आग का भी असर नहीं होता था, इनको काटा जाता था। जो सैनिक होते थे वो खास तरह से जो औजार होते थे वो तैयार करते थे ताकि इन बांसों को काटा जा सके और वो इस तरह के बांसों को काट डालते थे। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1229 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। यहाँ लिखा है कि जो चंगेज़ खान थे, जब उनका नेतृत्व था एक बड़े सेना की, जब वो एक बड़ी सेना की नेतृत्व करते थे, तो चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान जिसे कहा जाता है, उन पर उन्होंने हमला किया और इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, यानी कि चंगेज़ खान ने दिल्ली पर भी हमला किया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल था और मोहम्मद तुगलक का जब शासनकाल था, तो उसके शुरुआत में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे, यानी मंगोल हमला किया करते थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। चंगेज़ खान से मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी और चूंकि उन्होंने चंगेज़ खान से मुकाबला करने के लिए एक बहुत ही बड़ी सेना उन्होंने खड़ा कर दिया था, लेकिन ये जो विशाल सेना थी इसको संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने सेना खड़ी की थी वो बहुत ही ज़्यादा विशाल थी। अब हम लोग पढ़ेंगे 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी में किस तरह की सल्तनत थी। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर किन वंशों का राज्य रहा? सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहा। तब
तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। और तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक यानी इंडिपेंडेंट बादशाह उठ खड़े हुए थे, इंडिपेंडेंट राजा उठ खड़े हुए थे। वो किसी के अधीन नहीं थे, बल्कि उनका अपना एक क्षेत्र था जिन पर वो शासन किया करते थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। और इस तरह के जो शासक जो किसी क्षेत्र में शासन कर रहे थे, उनकी अपनी राजधानियां थीं जो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थी और उनके राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। और इसी काल में यानी कि 1526 जो काल थी, इसी काल में जो अफगान बादशाह थे और राजपूत जैसे नए बादशाह भी इनके जैसे नए बादशाह समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। यहाँ लिखा है कि ये जो समय था, इस समय में जो राज्य थे, जो स्थापित राज्य थे, उनमें से कुछ राज्य तो छोटे थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और उनका शासन भी बहुत ही अच्छी तरह से कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जो राजा हुआ करते थे वो बहुत अच्छी तरह से अपने शासन को चला रहे थे, वो शासन कर रहे थे। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। यहाँ लिखा है कि शेरशाह सूरी, यहाँ होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। वो अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में वो काम किया करते थे और आगे चलकर उन्होंने इतनी तरक्की की, इतनी उन्नति की कि उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दिया था उन्होंने और उन्हें हराया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्य स्थापित किया और जब शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने खुद का अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया। शेरशाह सूरी के जो शासनकाल थी, इस सूर्यवंश ने सिर्फ 15 साल शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। हालांकि इस वंश ने यानी कि जो शेरशाह सूरी के वंश है, उनके वंश ने इसके प्रशासन ने यानी कि जो शेरशाह सूरी का प्रशासन था, उनके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाया था और उन तरीकों को अपनाकर उन तरीकों को और भी चुस्त बना दिया था। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। महान सम्राट अकबर जब वो बादशाह बने थे उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य को जब समेकित किया था, यानी कि जब उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य को इकट्ठा किया था, उनको आगे बढ़ाया था, तो मुगल सम्राट अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की जो प्रशासन व्यवस्था थी, उन्होंने उनके ही प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।